तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा था, इंटरफेरेंस देखा था, ठीक है, यंग्स डबल स्प्लिट इंटरफेरेंस। अब डिफ्रैक्शन क्या फिनोमेना, तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना होती है ईएम वेव्स की। इसमें क्या होता है, देखो ईएम वेव्स हमारी क्या होती है, सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपकी चलती है, मतलब ऐसे करके, मतलब ये मैंने बना दिया वेव की तरह, तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन चलती है एकदम। लेकिन जैसे हम लोग बहुत रियल लाइफ में हमने फील किया है कि मान लो आप एक ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया, ये वॉल है आपका, और आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड खड़ा है और आपने शाउट किया, बुलाया उसका नाम, तो उसको सुनाई देता है। इवन दो देयर इज ए वॉल, सपोज देयर इज ए थिक वॉल, इस वॉल से पास नहीं हो सकता है, ये ऊपर ओपन है, लेकिन पूरा सील कर दोगे तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा। जैसे हम लोग कोई भी रूम होता है पूरा सील कर दोगे बाहर नहीं जाएगी, लेकिन अगर ये ऊपर से भी ओपन है तो ये इसको सुन लेता है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ कोई खड़ा होकर साउट कर रहा है तो इसको सुनाई देता है। तो ये तो अभी हम बोल रहे हैं कि रे अगर सीधी ट्रेवल करती है तो ये यहाँ से जो वेव हुई अपना निकल गई सीधे। कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए, कुछ भी लगाए हुए, ये तो इधर पहुँच कैसे रही है, बेसिकली कोई वॉल भी नहीं आसपास है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो शार्प एज होता है, यहाँ पे रेज की बेंडिंग होती है, यहाँ पे ईएम वेव्स की बेंडिंग होती है। तो डिफ्रैक्शन पूछा तुमसे क्या चीज़ है, तो डिफ्रैक्शन बहुत ही सिंपल टर्म में किसी भी शार्प एज से ईएम वेव्स की बेंडिंग ऑफ ईएम वेव्स एट द शार्प एज इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो यहाँ से क्या होता है, डिफ्रैक्ट होती है, मतलब यहाँ से डिफ्रैक्ट होती है, इसी से सुनाई देता है आपका। अब आपका साउंड वेव में तो बहुत ही आपको क्लियरली दिख जाता है, क्योंकि साउंड वेव की अभी पढ़ोगे वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है तो बेंडिंग ज़्यादा। लाइट के केस में क्या है, लाइट के केस में क्या, लाइट तुमने टॉर्च जलाया यहाँ, तो यहाँ रोशनी हो जाएगी, यहाँ पे लाइट अप हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो बोलोगे सर यहाँ आपका डिफ्रैक्शन थ्योरी काम नहीं आ रही है। तो डिफ्रैक्शन तुम्हारा लाइट के केस में भी होता है, लेकिन लाइट के केस में आपका चूंकि वेवलेंथ इज वेरी लो कंपेयर टू योर साउंड वेव, तो आपका बेंडिंग होता है, बट इट इज़ वेरी लो, बहुत ही कम होता है। इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ही शार्प इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन लाइट में बेंडिंग होता है। तो लाइट में बेंडिंग का मतलब क्या हुआ, देखो लाइट में कैसे बेंडिंग हुआ। मान लो कि इधर से आपकी लाइट चल आ रही है, ये पैरेलल लाइट चल के आ रही है, ठीक है। आपने पैरेलल लाइट, जैसे वो हमारा नहीं ह्यूगिन्स वेव थियरी में कि एक तुम्हारा ये प्लेनर वेव चलते हुए आ रही है। अब तुमने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट जब लगा दिया तो ये रे ऐसे जो चलते हुए आ रही है, ये आपका बोलोगे कि सर अगर मैं यहाँ पे कर्टेन लगा दूँ, इफ़ आई पुट ए कर्टेन हियर, तो इस कर्टेन में ये वाला पार्ट हमारा इल्यूमिनेट हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये इल्यूमिनेट हो जाएगा, और इधर वाला पार्ट हमारा डार्क रहेगा पूरा, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट आ गया। बात समझ में आ रही है ये। लेकिन जब रियल लाइफ में करते हो, रियल लाइफ में भी, तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ ये चीज़ें इल्यूमिनेट रहती है, थोड़ी सी इल्यूमिनेशन आपको दिखती है यहाँ पे, बहुत थोड़ी सी, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जितना दूर करोगे उतना अच्छे से दिखेगा, और दूर कर दोगे स्क्रीन। अब ये अगर लेज़र लाइट डालोगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो लाइट तो ऐसे ही फैल जाएगी। तो ये आपको सिग्निफिकेंट यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एरिया जो डार्क शुरू में था, ये आपका ये पोर्शन आपका इल्यूमिनेट हो गया। तो ये जो फिनोमेना होती है, मतलब सिंपल एक वर्ड में क्या, एक सेंटेंस में लिख लो इसको, क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स at a sharp edge is called diffraction। समझ में आया डिफ्रैक्शन क्या है।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा है, लिख लो, हेडिंग डाल लो, द सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के चलते, सिंगल स्लिट मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था ऐसे हमारा सिंगल स्लिट होता है। सिंगल स्लिट मतलब उसमें से एक स्लिट को बंद कर दो भाई, बिकॉज ऑफ टू स्प्लिट यू आर हैविंग इंटरफेरेंस, तो एक स्लिट को आप बंद कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, वन स्लिट। तो उसी को बोला गया द सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के चलते कैसे होता है डिफ्रैक्शन, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसमें देखो क्या होता है, अब ये आपका सिंगल स्लिट है, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया गया है समझने के लिए। आप लोग को ये पता है कि ये सिंगल स्लिट जो स्लिट होती है बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली होती है, ठीक है, बहुत ही। तो सिंगल स्लिट के चलते अब यहाँ पे एक प्लेनर वेव जो आ रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इस एक्सपेरिमेंट में दिखता क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले होता क्या ये देख लेते हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए, सपोज देयर इज नो डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो अगर मैं यहाँ पे एक वाइट कर्टन लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक वाइट कर्टन लगाता हूँ तो ये जो भी लाइट यहाँ पे आ रही है इस पोर्शन में, ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन तो ब्लॉक कर देगा इसको, क्योंकि ये स्लिट आपकी यहाँ से ओपन की गई है, ओपनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये आपका स्टॉप हो गया, ये आपका स्टॉप हो गया, ये आपका स्टॉप हो गया, ये आपका स्टॉप हो गया। तो आपको क्या दिखना चाहिए, ये लाइट सीधे जाना चाहिए, और ये पोर्शन आपका ब्राइट होना चाहिए, और ये पोर्शन आपका ऊपर वाला एंड बिलो द ब्राइट, दिस शुड बी डार्क, एकदम बढ़िया से डार्क दिखना चाहिए। क्लियर है ये तो होना चाहिए था अगर डिफ्रैक्शन ना होता तो। अब डिफ्रैक्शन के चलते क्या होता है कि जो कुछ हमको ब्राइट दिखती है यहाँ पे, फिर डार्क दिखता है, फिर ब्राइट दिखता है, फिर डार्क दिखता है, यहाँ ब्राइट है, फिर डार्क दिखता है, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंजेस दिखी थी हमको, फ्रिंजेस दिखी थी, लेकिन वहाँ पे हमने क्या देखा था, इंटेंसिटी सारी फ्रिंजेस की सेम थी। मतलब समझ में आया, जो डार्क हो गया था, जो जीरो हुआ था, जो मैक्सिमम हुआ था 4I0 हो गया था। यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया तो क्या मिला लोगों को, जो ब्राइट फ्रिंज है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डार्क की तो ऑब्वियसली जीरो है, डार्क तो जीरो ही रहेगा। इसके बगल में जो नेक्स्ट ब्राइट है वो इससे काफ़ी कम ब्राइट है, काफ़ी कम ब्राइट है, ब्राइट है लेकिन काफ़ी कम ब्राइट है। उसके बाद फिर डार्क है, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्राइट है वो और भी कम ब्राइट है। तो बेसिकली इंटेंसिटी आपकी बहुत तेज़ी से डाउन होती है। ये एक नया चीज़ देखने को मिला कंपेयर टू योर इंटरफेरेंस पैटर्न। तो कैसे दिखा एक्चुअली, अगर उसको मैं ग्राफ में समझाऊं फिलहाल के लिए, तो ये ग्राफ बना लीजिए। ये आपको कैसे दिखेगा, ये आपको ये जो इंटेंसिटी है ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी दिखती है। फिर आपको डार्क दिखा, ठीक है, ये आपको ऐसे करके डार्क दिखता है, ये डार्क दिखता है, और डार्क होके फिर ये ब्राइट होते हुए थोड़ा सा ब्राइट होता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्राइट। इसका फिर डार्क हुआ, फिर ये थोड़ा सा ब्राइट, फिर ये बहुत ही थोड़ा सा ब्राइट, और आगे चल के ये ऐसे करके समझो एकदम डार्क हो जाता है। डार्कनेस विजिबल नहीं होती है, डार्कनेस मतलब डार्क रहेगा, ये पोर्शन डार्क रहेगा तुम्हें, अच्छा हाँ, ये पोर्शन डार्क रहेगा एकदम एब्सोल्यूट डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हें, अब ये तो मैंने दिया साइड व्यू दिया, अगर इसको फ्रंट व्यू मतलब इस स्क्रीन के सामने से देखोगे तो वो स्क्रीन बना लीजिए। अगर इसको सामने से देखोगे, देखो ये बीच में क्या दिखेगा आपको स्लिट में, चूंकि ये स्लिट ऐसे करके थी ना, बताए थे ये वर्टिकल थी ना, पेपर को कट किए थे, ब्लेड से कट किए थे। तो सामने से जब देखोगे इसको तो ये पोर्शन आपका पूरा ब्राइट दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग पोर्शन पूरा ब्राइट दिख रहा है। इसका नाम चाहो तो दे दो कुछ भी, ठीक है। तो ये जो ब्राइट पोर्शन है, फिर आपका डार्क पोर्शन है, ये डार्क पोर्शन है आपका, ठीक है, ये आपका डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, ये ब्राइट हुआ, ये फिर डार्क हुआ,
देखो ये आपका, इसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। ऑब्वियसली ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल ब्राइट। ये आपका, उसके बाद फर्स्ट डार्क, ये D1 लिख लो, ये एक D1 हो गया, एक माइनस D1 हो गया, एक D2 हो गया, ये D2 हो गया। और ये फर्स्ट ब्राइट के ये सेंट्रल ब्राइट के बाद ये फर्स्ट ब्राइट आता है, इसको B1 लिख दे रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है ये आपका B1 है, ये पोर्शन आपका B2 है, ये आपका B3 है। सिमिलरली इधर माइनस B1 है समझो, इधर माइनस B2 है, ऐसे चलता जाएगा, ये माइनस B3 है। तो सिंपली ब्राइट डार्क सिमिलर टू योर इंटरफेरेंस पैटर्न, बट द डिफरेंस इज द इंटेंसिटी इज रैपिडली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये क्या ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में दिख गया, ये बना लिए। अब नेक्स्ट बनाए फिगर 1, बता दें सो। ठीक है, अब देखो सिंगल स्लिट का जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम है ये देखिए आप, ये आपका स्लिट है। ये स्लिट मैंने बड़ा बनाया है, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं, आप लोग विजुलाइज कर चुके, बहुत ही छोटा होता है। ये जो स्क्रीन होती है रिलेटिवली दूर होती है, काफ़ी रिलेटिवली दूर। मतलब कि अगर ये समझो 0.01 मिलीमीटर है, अगर इसको तुमने 10 सेंटीमीटर भी कर दिया तब भी वो उससे 1000 टाइम से दूर हो गया रेशियो में। 1 मीटर कर दिया और दूर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब लाइट आ रही है, देखो यहाँ पे जब लाइट आ रही है तो अब देखो हमें क्या करना है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको वो निकालना है, क्या पाथ डिफरेंस है। ठीक है, किसका पाथ डिफरेंस, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जो ह्यूजेंस की जो थियरी थी हमारी, ह्यूजेंस की, उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ के जितने, अब इस जो हल्की से जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, देखो मैंने डॉट बना दिया है। दिस डॉटेड लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सारे सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करना शुरू कर देंगे। जैसे छोटे छोटे बल्ब आपने लगा दिए हैं, छोटे छोटे आपने बल्ब लगा दिए हैं जो इल्यूमिनेट हो रहे हैं, हाँ या ना। ये तो बोला था ह्यूजेंस ने कि तुम्हारा हर पार्टिकल तुम्हारा आगे बढ़ते समय वो क्या एक ठीक है सेकेंडरी वेवलेट की तरह बनने लगता है, अब वहाँ से नया वेव शुरू कर देता है। सेकेंडरी वेवलेट समझे तब तो ये वैसे ही हो जाएगा बिना स्लिट के। बिना स्लिट के नहीं हुआ देखो अब क्या हो रहा है कि ये एक तो सोर्स हो गया सारे, ये तो क्लियर है, सोर्स हो गए। अब तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो सबसे काम करते हैं, जो लास्ट वाला जो बल्ब दिख रहा है, देखो ये दोनों जो बल्ब हैं इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा। अब देखो यहाँ पे जब रे जाएगी तो ये रे दोनों, अब देखो मैंने दोनों को पैरेलल बना दिया। ये समझ में आ रहा पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे करके है और ये यहाँ पे स्क्रीन है, तो यहाँ से और यहाँ तक जाने में दोनों रे ऑलमोस्ट आपको क्या रहेगी, ये एकदम पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट की बात किया गया तो सपोज दीज टू रे आर मीटिंग एट ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखो इसमें इसका नाम इसको लिख लो L N और ये पॉइंट P। तो मुझसे जरा बताओ पाथ डिफरेंस क्या होगा। पाथ डिफरेंस बहुत सिंपल टर्म में समझ में आ रहा है कि ये NP का डिस्टेंस अगर आप निकाल लो, NP माइनस LP। ठीक है, NP माइनस LP। अच्छा, यहाँ से जरा एक परपेंडिकुलर अगर तुम ड्रॉ करो यहाँ से, और स्लिट की विड्थ को मैं अगर A बोलता हूँ, यहाँ पे स्लिट की विड्थ को अगर मैं A बोलता हूँ, वहाँ स्मॉल d बोला गया था, वहाँ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट था। स्मॉल d वॉज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ये स्मॉल a क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट लिख लो चाहो तो, a इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट। अगर ये एंगल थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये समझो थीटा, अगर आपका थीटा डिग्री पे हम बात कर रहे हैं, किस थीटा, ये पॉइंट अगर थीटा डिग्री पे लाई कर रहा है तो ये थीटा हो गया, ये आपका 90 हो गया, ये आपका थीटा हो गया। तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा बताओ, NQ डिस्टेंस क्या होगा, NQ आपका हो जाएगा A साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से। अच्छा, सिंस दिस पॉइंट इज वेरी फार, तो वी कैन से कि LP की जो डिस्टेंस है, देखो इसको ऐसे समझो, NP को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, NQ प्लस QP माइनस LP।
ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं क्योंकि ये दिस पॉइंट इज वेरी फार। तो आपका पाथ डिफरेंस क्या आया? NQ आया। समझ में आया चीज? ये जो पॉइंट है ये बहुत फार है, तो ये दोनों रे पैरेलल जा रही हैं, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा दोनों रे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है Q पॉइंट और L पॉइंट से। तो QP आपका LP के अगर QP आपका LP के इक्वल हो गया तो आपका पाथ डिफरेंस बेसिकली NQ आया, और NQ की वैल्यू क्या है? A sin थीटा। ये हमारा पाथ डिफरेंस। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। क्या NQ? हाँ NQ, यही जो डिफरेंस है यही पाथ डिफरेंस, यही पाथ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम एज ऑफ द पॉइंट इज बेसिकली जनरेटेड। यही आपका पाथ डिफरेंस जनरेट हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा जो आ रहा है। अब देखो हमने क्या देखा था इंटरफेरेंस में, क्या देखा था कि जब पाथ डिफरेंस, ध्यान दो, जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता था तो वहाँ पे हमको ब्राइट फ्रिंज दिखती थी, याद है? याद है ना? और n+2n+1 या n+12 जब लैम्डा होती थी तो यहाँ हमको डार्क दिखती थी। बहुत सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे जो चीज़ होता था उसका उल्टा होता है यहाँ पे। अब क्यों होता अभी बता रहे हैं, पहले ये समझ लो, जो यहाँ पे होता था इंटरफेरेंस में, जो इतनी मेहनत से हमने याद किया है, उसका जस्ट यहाँ अपोजिट होता है। यानी कि जब भी पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा होगी तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? डार्क। ये आपको डार्क दिखेगा, डार्क फ्रिंज। और पाथ डिफरेंस की वैल्यू जब भी आपका n+12 लैम्डा होगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा? ब्राइट। इसको लिख लीजिए पहले कंडीशन। क्लियर है ये? इट इज जस्ट अपोजिट वॉट एवर यू आर सीइंग इन इंटरफेरेंस। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लो, ये अपोजिट होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इसमें मेहनत है थोड़ी सी। अब देखो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर हुआ तो डार्क हुआ। इसका देखो पाथ डिफरेंस हमने क्या निकाला था? A sin थीटा। तो अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें, अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें, अब लिख लो डार्क फ्रिंज, तो इस केस में अगर पाथ डिफरेंस A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यही कंडीशन हुआ ना हमारा? यही हुआ ना? अच्छा एक चीज और देखो, साइन थीटा को हम थीटा लिखेंगे, ये तो सब समझ, अब तो समझ चुके होंगे। साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, क्यों? बहुत ही छोटा। क्योंकि ये बहुत ही, भाई लाइट इतनी ज़्यादा थोड़े बेंड कर जाएगी, 45 डिग्री पे बेंड कर जाएगी। लाइट बेंड करेगी, बहुत ही दूर जाओगे तो 1.5 डिग्री कुछ हुआ, 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ। तो साइन थीटा को हम लोग क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया कई बार। ये हम लोग जो फार्मूला है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई थीटा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये मैथमेटिक्स में हमने पढ़ चुके हैं। ये जो फार्मूला होता है इसमें हम लोग फॉर वेरी स्मॉल एंगल व्हेन थीटा इज इन रेडियन यू कैन नेग्लेक्ट हायर वैल्यू ऑफ थीटा, तो इट कम्स आउट थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट थीटा। ओके, तो यू कैन पुट हियर ए थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे पहली डार्क फ्रिंज के बारे में बात करना है अभी, ठीक है? सबसे पहले हमको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अच्छा, सबसे पहले डार्क फ्रिंज जाने के पहले सबसे पहले बताओ, ये जो ब्राइट फ्रिंज, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्यों आ रही है? हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्यों आ रही है? जो सेंटर वाला पॉइंट है ये पूरा ब्राइट फ्रिंज क्यों दिया था बड़ा सा? क्यों ब्राइट आया था? ये रीज़न देखो क्या है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे आपने अभी इसको बोले हैं जो सेकेंडरी सोर्स बन रहे हैं, इस सेकेंडरी सोर्स के चलते जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पे, मतलब ये किस एंगल पे जा रहा है? बेसिकली ये सारे किस एंगल पे जा रहे हैं? 0 डिग्री पे जा रहे हैं आपके, ठीक है? ये आपका थीटा आपका 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस है ही नहीं, बेसिकली किसी भी दो रे के बीच में पाथ डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? तो सभी जाके यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रहे हैं। लिख लो वाई सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट, फ्रिंज इज वेरी ब्राइट। लिख लो इसमें अंडरलाइन करके, सेंट्रल 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 तो ये बनाया गया था ना,
जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो डार्क ब्राइट, डार्क नहीं मतलब डार्क मतलब कहने मतलब कि एब्सोल्यूट ब्राइट होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है। जो सेंट्रल फ्रिंज होती है, वाई सेंट्रल फ्रिंज इज वेरी ब्राइट, बिकॉज क्योंकि फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट थीटा इज जीरो, हेंस पाथ डिफरेंस इज जीरो फॉर ऑल वेव्स, ऑल सेकेंडरी वेव्स। जो भी सेकेंडरी वेव्स यहाँ से चल रही है वेवलेट से, उन सबके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो है, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सेंट्रल ब्राइट आपका चमक रहा है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? देखो, तो सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज हो गया, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके बाद जो फर्स्ट डार्क आती है, ध्यान दो, फर्स्ट डार्क क्यों आता है, ये पोजीशन क्यों फर्स्ट डार्क आती है? हाँ, जो ये फर्स्ट डार्क क्यों आती है, वो डार्क देखो यहाँ से देखो, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज थीटा, ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट डार्क है इसलिए एन की वैल्यू हमने 1 ले लिया, यानी कि जब ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होगा, इसका मतलब पाथ डिफरेंस अभी कितने के बराबर है यहाँ पे? लैम्डा के बराबर। यानी कि जो फर्स्ट डार्क हो रहा है, इस पॉइंट पे जो वेव हमारी मिल रही है आके, उस पे आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा हो रहा है। किस दो रे के बीच में? एक्सट्रीम टू रे के बीच में। मान लेते हैं ये डी वाला पॉइंट यहाँ है, ठीक है, इसको ठीक है, ये मान लो जाके तुम्हारा D1 पे मिल रहा है, ये पूरा जाके D1 पे मिल रहा है। तो इस केस में आपका यहाँ पे डार्क पॉइंट बन रहा है, डार्क फ्रिंज आ रहा है, ठीक है। अब क्यों आ रहा है इसका ध्यान से देखो, इसका मतलब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में, मतलब NQ की डिस्टेंस अभी कितने के बराबर है? यही तो पाथ डिफरेंस है हमारा, लैम्डा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना? अब इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। अब मैंने क्या बोला कि इसको आपने मल्टीपल सोर्सेज में इसको आपने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, सेकेंडरी सोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर एक सोर्स यहाँ पे है, मान लेते हैं एक सोर्स जो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा नीचे इसके, मान लो इसको मैं M1 बोलता हूँ, ठीक है, M1, ये मिडिल वाले को M बोला गया है। देखो L तुम्हारा एक्सट्रीम एज है, M आपका मिडिल है, N आपका इधर लोअर साइड में एक्सट्रीम है। L से थोड़ा सा नीचे M1 बैठा है और M से थोड़ा सा नीचे M2 बैठा है, सेम डिस्टेंस जितना L से नीचे M है, M से नीचे M2 है। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि जो सोर्स M1 से चला है और जो M2 से चला है, इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? देखो इसको ऐसे समझो, जो रे L से गई और N से गई, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? NQ है। जो रे L से जा रही है और मान लो जस्ट मिडिल से जा रही है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा। मतलब ये जो L होगा, ये लैम्डा होगा, तो ये लैम्डा बाई 2 होगा। ये बात समझ में आई? तो यानी कि ये जो सोर्स है जो L पे बैठा है और जो M पे बैठा है, ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया। तो अगर हम इंटरफेरेंस की थियरी लगाएं तो ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रहे हैं। L का जो काउंटर पार्ट M पे बैठा है, दैट हैव ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा फॉर द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 पे एज वी नो कि अगर दो वेव इंटरफेयर करती है तो वो दोनों वेव तुम्हारा क्या करेगी? डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। यस या नो? समझ में आया? अब थोड़ा सा इसको बड़ा करके समझा देने का दिक्कत हो रही है। एक सोर्स यहाँ था, एक लास्ट था, बीच में मिडिल था, ये दोनों आपस में लैम्डा बाई 2 है, तो ये डिस्ट्रक्टिवली, मतलब इन दोनों वेव के चलते यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे वेव डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही है, तो ब्राइट नहीं होगा, डार्क होगा। अच्छा, ऐसे ही जस्ट नीचे इसके थोड़ा सा नीचे एक और सोर्स ले लो, एक और इधर ले लो, इसको M1 बोल दिया, इसको मैंने M2 बोल दिया। अरे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि M1 का काउंटर पार्ट M2 के चलते, जैसे L के चलते M पे तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, ऐसे इसके जस्ट नीचे मान लो जितनी डिस्टेंस पे M1 है
उतने नीचे आपका m2 है, तो इन दोनों के चलते भी पाथ डिफरेंस क्या होगा, l/2 होगा, λ/2 होगा। तो तुम कहोगे कि सर ये दोनों भी आपस में डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं, तो ऐसे आप जितने भी कॉम्बिनेशन आप बनाते जाओगे सभी का एक दूसरे का काउंटर पार्ट मिलता जाएगा और सभी वेव्स एक दूसरे से डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं। बीच में एक नहीं बचेगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है। मान देखो ये जो भी स्लिट है, मान लो ये 1 मिलीमीटर की है, तो 1 मिलीमीटर में अगर मैं पूछा तुमसे कितने पॉइंट होंगे, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे तुमने बोला कि सर 10 पॉइंट्स इधर हो गए, 10 पॉइंट्स इधर हो गए, मतलब समझो 10 बल्ब ऊपर लग गए, 10 बल्ब नीचे लग गए, ठीक है। अब देखो ये B1 है, B2, B3 ऐसे करके आपने बना दिया 10 तक, और नीचे भी आपने ऐसे 10 बना दिया। अब ये B1 जो है और इधर जो नीचे M1 है, मान लो ये दोनों आपस में क्या होगा, दोनों में λ/2 हो रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिवली मीट करेगा। ऐसे इधर B2 जो होगा इधर M2 से क्या होगा, डिस्ट्रक्टिवली मीट करेगा, तो सभी का एक एक काउंटर पार्ट बैठ जाएगा। अब तुम बोलो सर एक बच गया, एक कैसे, इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए हैं। अगर तुम इसको 1 लाख पॉइंट में डिवाइड कर दो तो 50,000 तो ये अगर बच भी कर लेगा तो क्या कर लेगा वो, ठीक है। मान लो एक बच भी गया तो ये पूरे की एनर्जी तो इतने पार्ट में डिवाइड हो रही है ना, समझ में आया। तो ये समझ में आया ना कि फर्स्ट डार्क क्यों आया हमारा। फर्स्ट डार्क इसलिए आया क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर लैम्डा का आता है तो जो मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है और हर एक का काउंटर पार्ट बैठ जाता है। इसीलिए हमें जब ये लैम्डा होता है तो ये आता है हमारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इज इट क्लियर? तो यहां से तुमसे पूछा गया थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इक्वल टू λ/a। ये थीटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये स्क्रीन में प्लॉट करते हो तो देखो ये ऐसे करके हो रहा है। ये तो मैंने बहुत ही बड़ा विड्थ का बना दिया है, एक्चुअली ये बहुत ही छोटा होता है। देखो ध्यान से, तो ये जो स्क्रीन है इसको भी बना लीजिएगा, यानी कि ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है। इस थीटा की वैल्यू जब λ/a के पास होगी, अब ये बहुत कम वैल्यू होती है। देखो लैम्डा वैसे ही बहुत कम होता है, 400 नैनोमीटर मान लेते हैं, लैम्डा वैसे ही बहुत कम है। तो ए अगर आप बहुत ही कम लोगे तो ये आपका एंगल क्या आ रहा है, ये थीटा रेडियन में आ रहा है, बहुत ही कम एंगल आता है। यानी कि इस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस है, ये जो डार्क फ्रिंज है, यहाँ पे क्या है आपका, ये कितने एंगल पे आया है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसका मतलब इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या है, λ/a। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब जरा सेकंड पॉइंट इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये 2 लैम्डा होता है मान लो पार्ट डिफरेंस, तो जैसे लैम्डा का मैंने एक्सप्लेन किया, 2 लैम्डा समझ जाओगे। 2 लैम्डा में क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा में हुआ तो इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया ना कि डार्क क्यों आ रहा है हमारा, 4 पार्ट में डिवाइड करोगे हर एक अकाउंट। अब ये समझते हैं कि हमारा ब्राइट फ्रिंज क्यों आती है। देखो लिखो ब्राइट फ्रिंज। बता रहे देखो, हाँ क्या ब्राइट फ्रिंज, हाँ लिखो ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज में कंडीशन क्या है हमारी, n+½ लैम्डा, पार्ट डिफरेंस कितना था हमारा, a इंटू साइन थीटा, यानी कि a इंटू साइन थीटा, स्मॉलर एंगल के लिए a इंटू थीटा, n+½ लैम्डा। तो यहाँ पे देखो अगर n की वैल्यू आप 1 ले लीजिए तो ये क्या आएगी वैल्यू, सपोज n = 1, तो पार्ट डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, ये आएगा हमारा 3 λ/2। ठीक है, 3 λ/2। अब देखो
अब इसमें देखो, ये जो हमारा स्लिट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें पार्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच, ये पार्ट डिफरेंस कितना हो गया 3 λ/2। अब इसको आप क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 पार्ट में डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये जो रे होगी इसमें पार्ट डिफरेंस कितना होगा λ/2। ये वाली पार्ट डिफरेंस मतलब इसको 3 पार्ट में λ/2 λ/2 λ/2। तो देखो ये आपका लैम्डा हो गया एक तरह से, ये आपका लैम्डा हो गया और बचा कितना हमारा λ/2। तो ये जो लैम्डा हो रहा है, जो अभी हमने ये कंडीशन की डार्क वाला, अगर केवल इतना हमारा ये एंगल होता है, इस एंगल पे जो अगर वेव मिल रही है ये वाले पे, तो ये आपका इसका काउंटर बैठा हुआ है, इस λ/2 का ये λ/2 बैठा है। तो ये समझो जो बल्ब जले हुए हैं इसको इसने बंद कर दिया, इस वाले पार्ट ने। ये जो तुम्हारे आपस में यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो रहा है, ये λ/2 का पार्ट डिफरेंस हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे को स्विच ऑफ कर दिए हैं। तो लास्ट में उस पार्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए कितने बचा पार्ट, इस टोटल स्लिट का, टोटल जो स्लिट विड्थ है इसका केवल 1/3 पार्ट इज बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग फॉर द इल्यूमिनेशन। दैट्स व्हाई इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड। इज इट क्लियर? तो in 3 λ/2 we are dividing slit width into 3 parts. First part is getting cancelled with the second part, but third part is just illuminating. So ये third part जो illuminate कर रहा है, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी हमारी डाउन हो जाती है। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट ब्राइट आया। तो फर्स्ट ब्राइट B1 जो होगा उसका एंगल कितना होगा, A थीटा इज इक्वल टू 3 λ/2। तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा λ/2a। ये आपका हो गया फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का जो एंगल होगा, λ/a से 1.5 टाइम्स आ गया है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी, जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज उसका जरा बताओ क्या होगा, n = 2 पे क्या होगा, n = 2 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 λ/2। 5 λ/2, 5 λ/2 मतलब क्या हुआ कि अब इसके 5 पार्ट करोगे, टोटल कितने पार्ट करोगे इसके 5 पार्ट, टोटल इसके 5 पार्ट करोगे। जैसे मान लो मैंने कर दिया, देखो ये 5 पार्ट 1 2 3 4 5। तो ये फर्स्ट पार्ट वाला इसको कैंसिल कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट इसको कैंसिल कर दिया, केवल इतना पार्ट बचा इल्यूमिनेट करने के लिए। तो उसकी जो लाइट रहेगी वहाँ पे इल्यूमिनेशन और कम हो जाएगा। पहले तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज जो सेंट्रल थी उस पर पूरा विड्थ आपका काम कर रहा था, नेक्स्ट वाले ब्राइट पे आपका केवल 3 पार्ट में से 1 पार्ट काम कर रहा था, नेक्स्ट वाले पे आपका ये 5 पार्ट में से केवल 1 पार्ट इज बेसिकली इल्यूमिनेटिंग। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आप यहाँ से निकाल सकते हो, सभी के फॉर्मूले बन गए हैं आपके 5 λ/2a। तो दिस वे यू आर गेटिंग intensity going down as we go away from the central bright fringe. Clear?